कहानी की शुरुआत में फिंग एक नॉवल को पढ़ रही थी, लेकिन उसे उस नॉवल का मेन लीड कुछ खास पसंद नहीं आता, ना ही एंडिंग। तभी उसका एक्सीडेंट होता है और वो ट्रांसमिग्रेट होकर के उस नॉवल में पहुंच जाती है। वही इस कहानी की विक्ट वाइफ बन करके आँख खोलता है तो नर्स उसे बताती है कि अब तुम ठीक हो, डोंट वरी, हम तुम्हारे प्रिवेसी को मेंटेन रखेंगे, ये हॉस्पिटल भी रुआन का है। फिंग को समझ नहीं आता है कि वो कहाँ है और ये नर्स उससे ऐसी बात क्यों कर रही है। नर्स उसे बताती है कि आप तो रुहान सर की वाइफ हो ना, हम सबको ये बात पता है। फैन को याद आता है, अरे यार, वो जिस मेल लीड को पसंद नहीं कर रही थी वो उसी के वाइफ बन करके इस नॉवल में आ गई है। तभी वहां पर रुहान का सौतेला भाई तियान आता है, फेंग जिसके पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन तियांग ने फेंग को कभी भाव नहीं दिया था। फेंग ने उसे ड्रग तक कर दिया था, लेकिन तियांग ने खुद को बचा लिया और वह गलती से रुआन के साथ इंटीमेट हो गई थी, जिसके बाद रुआन और फेंग को शादी करना पड़ा था। तियान यहाँ पर आता है, वो फेंग पर गुस्सा कर रहा था कि ये खुद को हर्ट करने वाला स्टंट करना बंद करो, मैं कभी तुम्हें इंटरेस्ट नहीं लूंगा। फेंग उसे सोचती है देख करके, यार मैं इस गधे के पीछे क्यों पड़ी थी, इसकी तो बॉडी भी अच्छी नहीं है। खैर, वो कुछ बिना बोले ही वहां से जाने लगती है। तियान को समझ नहीं आता है क्या हुआ। बाहर निकलती है तो वो अपने हस्बैंड रुआन से टकराती है। वो उसे देखते रह जाती है, वो इतना हैंडसम था। रुआन उसे कहता है, लगता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही है। फिर समझ जाती है, हो ना हो ये उसका हस्बैंड होगा। वो रूहान को घर चलने के लिए बोलती है। रूहान भी कंफ्यूजन में था, वो उसे पसंद नहीं करती थी, इतने अच्छे से बिहेव कैसे कर सकती है। फिर भी वो लोग घर पहुंचते हैं, जहाँ पर कि देखती है रूहान का इतना खूबसूरत इतना बड़ा घर है। वहां पर उसके ग्रैंडफादर से रुआन बात कर रहा था। वैसे तो रुआन इस घर का नाजायज बेटा है, लेकिन ग्रैंडफादर उसे बहुत ही मानते थे। तियान और रुआन में वो रुआन को ही ज्यादा मानते थे। उनसे बात-वात करने के बाद वो कुछ बिज़नेस तियान को भी देने के लिए बोल रहे थे, लेकिन तियान फ़िलहाल के लिए उनकी बातों को टाल देता है और कहता है कि नहीं, ये सही नहीं होगा, और वहाँ से अंदर चले जाता है। उसके जाते ही फेंग देखती है तियान से ग्रैंडफ़ादर बात कर रहे हैं। वो एक्चुअल में कोई रुआन को पसंद नहीं करते थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी प्रॉपर्टी के पीछे थे। वो जानते थे कि अगर रुआन यहाँ रहेगा तो उन्हें उनकी फ़ैमिली को बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होते रहेगा। इसी वजह से वो रुआन को प्यार करने का दिखावा करते रहते थे। वो तियान को डाँटते भी हैं, जब तक हमें फ़ायदा होते रहता है, हमें रुआन को सर पे चढ़ा के रखना ही होगा। फेंग इन बातों को सुन लेती है और उसे रुआन के लिए बहुत ही बुरा लगने लगता है। वो सोचती है, ये लोग कितने बुरे हैं, रुआन के पैसों के लिए उसे इतना प्यार जता रहे हैं। रात में चेंज-वेंज करके वो अपने कमरे में पहुँचती है, जहाँ पर कि वो देखती है कि एक्चुअल में यहाँ पर रुआन आया है और वो उसे सोफे पर सोने के लिए बोलता है। फिंग नहीं मान रही थी, तो बदले में वो उसे कुछ पैसे भी ट्रांसफर करने के लिए बोलता है। फिंग को तो लगा था कि वो भी इस कहानी में अमीर होने वाली है, लेकिन एक्चुअल में उसके पास पैसे नहीं थे। वो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी। रुआन उसे पैसे ट्रांसफर कर देता है और वो रात में सोफे पर सोने के लिए रेडी हो जाती है। रुआन सोच रहा है, लगता है उस एक्सीडेंट के बाद फिंग काफी बदल गई है, वो पहले से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। अगले दिन फेंग रोहन से बात करने के लिए ब्रेकफास्ट टेबल पर जा रही थी, तभी तियान फेंग से बात करने का कोशिश करता है। रोहन को ये देख करके थोड़ा बुरा लगने लगता है, लेकिन फेंग तियान को छोड़ करके रोहन के पीछे पीछे चली जाती है। तियान को लगता है कि फेंग इतना बदल क्यों गई है। वहीं दूसरी तरफ फेंग रोहन को कहती है, चलो अब अच्छे से ऑफिस जाओ, मैं भी अपने लिए कोई काम वाम ढूंढती हूँ। रोहन को लगता है कि ज़रूर ही कोई अपना अगला चाल चल रही है, वरना तियान को वो अचानक से प्यार करना भला कैसे ही बंद कर सकती है। उसके जाने के बाद फिन को उसके मैनेजर का कॉल आता है। उसको इंटरव्यू देना था एक सेकंड फीमेल लीड के लिए। वो उसी के लिए प्रिपेयर करके आज जाने वाली थी। अपने सूट वूट के प्लेस पर पहुंचती है तो फेंग अपने एक और लड़की दोस्त से मिलती है, जो कि इस फील्ड में नई नई आई थी। वो काफ़ी टिमिड सी थी, लेकिन हाँ, वो भी फेंग को पसंद करती थी, उसे एक अच्छे दोस्त की तरह ट्रीट करती थी। फेंग भी उससे अच्छे से बिहेव करती है और सोचती है कि चलो, कम से कम यहाँ पर मुझे कोई तो एक ढंग की दोस्त मिल रही है। फेंग के वहां से जाते ही तियान यहाँ पर आता है और फेंग की बुराई करते हुए उस लड़की से पूछने लगता है, क्या बोल रही थी फेंग तुम्हें। वो लड़की कहती है, बेहतर होगा कि आप पीठ पीछे फेंक की बुराई ना करें, वो एक अच्छी इंसान है। तियान सोचता है, ये सब कुछ इतना बदल क्यों गया है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की भी ऑडिशन दे रही होती है। वो काफी प्रिटी डांस करती है। इसके बाद बारी फेंक की थी। वह स्टेज पर जाती है, गाना वाना गाना स्टार्ट करती है।
वहाँ पर तियान भी आया हुआ था। साथ ही में रोहान भी उसको ऑडिशन देने के लिए आया हुआ था। जैसे ही फेंग अपना थोड़ा बहुत गाना आगे गाती है तभी उसे चक्कर आने लगता है और वो बेहोश होने लगती है। रोहान बीच में आकर के फेंग को संभाल लेता है। उसकी तबीयत थोड़ी-सी खराब सी थी, ओवरवर्क करने की वजह से रोहान फेंग को कमरे में लेकर के जाता है। फेंग उसे तबीयत खराब होने का बहाना बना करके उससे बेड पर ही सोने देने के लिए बोलती है, लेकिन रोहान उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, उसे सोफे पर ही भेज देता है। सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन वो रोहान को ड्राइव करके ऑफिस तक छोड़ने जाने के लिए बोलती है। रोहान उसे बाहर हस्बैंड नहीं करने के लिए बोलता है। फिंग उसकी बात मान जाती है पर वो उसे अपने बॉस की तरह ही ट्रीट कर रही थी। वो लोग ऑफिस पहुंचते हैं तो रोहान खुश होकर के फिंग को अपनी ये कार ड्राइव करने के लिए दे देता है। मतलब अगर उसे कहीं आना जाना हो तो इस कार का इस्तेमाल कर सकती है। फिंग ये बात सुन करके बहुत ही खुश हो जाती है। अगले कुछ दिनों में ग्रैंडफादर का बर्थडे था। फिंग ग्रैंडफादर की असलियत रोहान को दिखाना चाहती थी। गिफ्ट लेने के बहाने उससे बात करने के लिए जाती है। रोहान अपने महंगे कलेक्शन में से फेंग को कुछ एक चूज करने के लिए बोलता है। फेंग उसे कहती है, देखो वो ग्रैंडफादर है तुम्हारे, हमें उन्हें कुछ इमोशनल सा कुछ देना चाहिए अपने दिल से बना करके। तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम जो अपने तरफ से कंपनी का बड़ा सा प्रोजेक्ट चूज कर रहे हो वो थोड़ा सा लेस इमोशनल हो जाएगा? वो तुम्हारे ग्रैंडफादर है तो तुम्हें उनका ख्याल रखते हुए कुछ इमोशनल चीज़ देना चाहिए। इससे पता भी चलेगा कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। रोहन फेंग की बातों में आ जाता है और वो कहता है कि ठीक है, वो फ़िलहाल के लिए वो प्रोजेक्ट को आगे डिले कर दे रहा है, जो प्रोजेक्ट वो एक्चुअल में ग्रैंडफ़ादर को देने वाला था। यहाँ पर फेंग सोचती है कि शायद इसके बाद रोहन को भी समझ में आ जाए कि ग्रैंडफ़ादर उसे प्यार नहीं करते हैं। वो यही बस चाहती थी। वो यहाँ पर एक बड़ा-सा मफलर ऑर्डर करती है। थोड़ा सस्ता-सा था, ये लगना चाहिए कि वो हाथों से बना हुआ है। इसे देख कर के रोहान कहते ये थोड़ा ज़्यादा ही सस्ता नहीं हो गया? फेंग कहती इमोशंस देखो ना, ग्रैंडफादर को लगना चाहिए कि हाथों से बना हुआ है। रोहान उसकी बात मान जाता है। इसके बाद वो लोग पार्टी पे जाते हैं जहाँ पर कि कुछ लड़कियाँ फेंग से जेलस फील कर रही थी। वो बहुत ही महंगा सा ड्रेस पहन करके आई हुई थी इसी वजह से। खैर पार्टी स्टार्ट होता है, ग्रैंडफादर यहाँ पर आते हैं और वहाँ पर तियान और उसकी मॉम भी आए हुए थे। साथ ही में तियान की रिसेंट गर्लफ्रेंड जीजी भी आई हुई थी। तियान को ऐसा लग रहा था कि फेंग को उसे देख कर के फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फेंग को इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन जब ग्रैंडफादर आते हैं तो सारे लोग यहाँ पर उन्हें घेर करके खड़े हो जाते हैं गिफ्ट देने के लिए। पहले तियान जानबूझ करके रोहन को गिफ्ट देने के लिए बोलता है, लेकिन फेंग बीच में आती है और कहती है, रोहन तुम्हारा बड़ा भाई है, वो तो गिफ्ट देते रहेगा और हर साल गिफ्ट देता ही है। इस बार हम भी देखना चाहते हैं कि तुम ग्रैंडफादर के लिए क्या लेकर के आए हुए हो। अब तियान ने एक्चुअल में कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था, तो ग्रैंडफादर बीच में संभालने के लिए आते हैं और कहते हैं, अरे अपनों में क्या गिफ्ट, तियान मेरे लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लेकर के आया हुआ है। फेंग हंसते हुए फिर अपना 99 युआन का गिफ्ट ग्रैंडफादर को देती है। ग्रैंडफादर ने हर बार की तरह कंपनी का प्रोजेक्ट ही एक्सपेक्ट किया था। अब ये देख कर के तो उनका मुँह ही बन जाता है। फेंग कहने लगती है, ग्रैंडफ़ादर हमें लगा आपको थोड़ा कुछ इमोशनल और दिल से जुड़ा हुआ गिफ्ट देना चाहिए। अब आप रोहान के इतने करीब इसीलिए ये मफ़लर मैंने अपने हाथों से बना कर के आपको दिया है। तियान ने तो आपको कुछ दिया भी नहीं, कोई बात नहीं, अब बुरा मत मानिएगा। अब सारे लोग यहाँ पर रिश्तेदार थे इसलिए ग्रैंडफ़ादर कुछ कह नहीं सकते थे। लेकिन वो बातों-बातों में कंपनी के उस प्रोजेक्ट को ज़रूर लाते हैं, जो कि रोहान ग्रैंडफ़ादर को देने वाला था। लेकिन रोहन भी यहाँ पर बहाना करके टाल देता है, ये कहते हुए कि आज उनका बर्थडे है और वो काम के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। फिर ऐसा इमोशनल चाल चलती है कि ग्रैंडफादर को अपना खानदान का वो महंगा पेंडेंट फेंग को आज देना पड़ता है। उस घर की बहू जो थी, अब फेंग यही चाहती थी और वो हो जाता है। लेकिन तिहान की मोम को वो पेंडेंट चाहिए था, वो खानदान की निशानी जो थी। रोहन और कुछ बिजनेसमैन से बात करने के लिए टिफ़िन को लेकर के चले जाता है। लेकिन अभी उसे ये समझ में नहीं आता है कि ग्रैंडफ़ादर एक्चुअल में उसे पसंद नहीं करते थे। वो थोड़ी देर के लिए बाहर निकलता है। तिहान की माँ यहाँ पर आती है, फ़ेंग को बुद्धू बना करके उससे वो पेंडेंट लेने का कोशिश करती है। लेकिन फ़ेंग उसे कहती है, आंटी अब आपकी इतनी उम्र हो गई है, इतना महँगा नेकलेस रख कर के अब क्या करोगे? आपके पास तो और भी ज्वेलरीज़ है ना, तो आपने इस पेंडेंट को मेरे पास ही छोड़ दो। ऐसे करके वो वहाँ से बाहर निकलती है। रोहन उसे बात करते हुए देख लिया था। वो पूछने लगता है कि आखिरकार तियान की माँ उससे क्या कह रही थी। फ़ेंग उसे बहाना बना देती है। कुछ भी नहीं, वो बस उससे ये पेंडेंट लेने का कोशिश कर रही थी और उसने उसे नहीं दिया। फेंग इस बात से खुश थी कि उसने रोहान की कंपनी को थोड़ा लॉस होने से बचा लिया। रोहान भी खुश होकर के फेंग के कार्ट में डाले गए ऑनलाइन ज्वेलरीज को खरीद देता है। रोहान के वहां से जाते ही तियान फेंग से बात करने के लिए आ जाती है। वो उसे जब ब्रदर इन लॉ कह के पुकारती है तो तियान को काफी बुरा लगता है।
वो हमेशा ही उसे किसी और नाम से पुकारा करती थी। फेंग के जाती है, वहाँ पर जिजी आती है और वो फेंग के उसी रोल के लिए अप्लाई करने के लिए चली जाती है जिस सेकंड फ़िल्म में लीड के लिए फेंग भी गई हुई थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे परेशान करने के लिए। जीजी का मैनेजर यहाँ पर आता है, वो फेंग को इंसल्ट करने का कोशिश करता है, लेकिन जो मेन डायरेक्टर वहाँ पर था, वो यहाँ पर आता है। फेंग के लुक्स और ओनेसन्स को देख कर के वो इम्प्रेस हो जाता है और अगला ऑडिशन वो फेंग का ही लेता है। उसे उसका ऑडिशन इतना पसंद आता है कि वो उसे अपने इस ड्रामे में सेकंड फीमेल लीड का रोल दे देता है। और इधर जीजी जाकर के तियान को कंप्लेन करती है कि देखो ना, मुझे वो रोल चाहिए था, लेकिन फेंग ने मुझसे वो रोल छीन लिया। अब तियान फेंग से बात करने के लिए कई बार उसे नंबर से कॉल करता है। शुरुआत में तो वो फ़ोन ही नहीं उठाती थी और फिर बाद में जाकर के वो तियान का फ़ोन उठाती है। तियान उसे कहता है कि वो जीजी से जेलस हो रही है, इसी वजह से उसने उसका रोल लिया है। फेंग हँसते हुए कहती है, ये रोल मैंने अपने मेहनत से पाया है। अगर जीजी में दम होता तो भला वो डायरेक्टर मुझे क्यों ही सेलेक्ट करता। बेहतर होगा कि तुम अपना ये रोना-धोना खुद तक रखो। मैं तुम्हारी कोई डैड नहीं हूँ जो मैं तुम्हारे विशेष को पूरा करते रहूँगी। कह के वो फ़ोन कट कर देती है। अब सारे तियान को पहली बार फेंग को तियान से ऐसे बात करते हुए सुनते हैं। सारे उसके दोस्त कन्फ्यूजन में थे। आज तक फेंग तियान के पीछे पड़ी रहती है और वो आज उससे ऐसे बात कर रही है। तियान को लग रहा था कि वो बस जीजी से जेलस है। आज नहीं तो कल वो उसके पास वापस आ ही जाएगी। वहीं दूसरी तरफ फेंग को अब अपने घर पे मन नहीं लग रहा था। उसे रोआन के साथ रहने का आदत जो हो गया था। अगली सुबह उसकी नींद उसके सेक्रेटरी के कॉल से खुलती है। वह कहती है जीजी के कुछ सपोर्टर्स उसके घर के बाहर आकर के तमाशा कर रहे हैं। किसी ने उनके एड्रेस को लीक कर दिया। एक्चुअल में ऐसा जीजी नहीं किया था, लेकिन उसकी मैनेजर यहाँ पर आती है और गार्ड्स के थ्रू उन्हें वहाँ से भेजती है। वो फेंग को कहती है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ रहना तुम्हारे लिए सेफ होगा। तुम्हें यहाँ से कुछ दिनों के लिए मूव आउट कर जाना चाहिए। कुछ सोचते हुए फेंग यहाँ पे रोहन को कॉल करती है और कहती है, देखो ना, जीजी के सपोर्टर्स यहाँ पर आकर के मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरे पास कहीं जाने के लिए नहीं है, तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर पर स्टे कर सकती हूँ? रोहन उसकी बात मान जाता है और वह तुरंत ही उसे हाँ कह देता है। उसकी मैनेजर भी थोड़ा कंफ्यूज थी कि रोहन ने इतनी आसानी से फेंग को हाँ कैसे कह दिया। रोहन के घर जाकर के वो मस्त आराम कर रही थी, सोचती उसे इस बेड का आदत हो गया था। तभी वहाँ पर रोहन उससे मिलने के लिए आ जाता है। फेंग उसे देख कर के काफ़ी खुश थी और यहाँ पे वो रोहन के साथ अपना रिलेशनशिप को ठीक कर रही थी। फिर वो लोग फैमिली के साथ डिनर पर जाते हैं। ग्रैंडफ़ादर ने जानबूझ कर के यहाँ पर उसे बुलाया था, वापस से रोहन का प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए। तभी ध्यान फेंग की थोड़ी-सी बुराई कर देता है। ये सुनते ही रोहन भड़क जाता है और उसकी पिटाई लगाने लगता है। ग्रैंडफ़ादर को यहाँ पर रोहन का सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि गलती तियान की थी। लेकिन वो तियान का सपोर्ट करते हैं। इस बात पर रोहन बहुत ही भड़क जाता है और फेंग को वहाँ से लेकर के चले जाता है, ये कहते हुए, जहाँ मेरी वाइफ़ की इज़्ज़त नहीं होगी, मैं वहाँ नहीं रहूँगा। फेंग जानती थी ग्रैंडफ़ादर रोहन से प्यार ही नहीं करते, इसी वजह से उन्होंने उसका सपोर्ट नहीं किया। बाहर जाकर के रोहन सैड था। फेंग उसे खुश करने का कोशिश कर रही थी। कल फेंग ने रोहन को इमोशनल सपोर्ट दिया था, इसी वजह से अगले दिन रोहन फेंग को एक बहुत ही महंगा सा पर्स खरीद करके गिफ्ट कर देता है, जिससे कि फेंग काफ़ी खुश हो जाती है। इसके बाद वो निकलती है अपनी शूट स्टार्ट करने के लिए रोहन के दिए हुए एक महंगे कार में, जिसे देख करके सारे बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। फेंग के पास इतनी महंगी कार, फेंग जानबूझ करके वो कार शो ऑफ करने के लिए लेकर के आई हुई थी। जीजी को यहाँ पर काफ़ी जेलस हो रहा था, जिसने यहाँ पर तियान से इस ड्रामा में इन्वेस्ट करा करके फर्स्ट फीमेल लीड का रोल ले लिया था। लेकिन फेंग जानती थी उससे कुछ नहीं बदलेगा। वो अच्छी एक्टिंग करती है तो ज़रूर ही सबको उसकी एक्टिंग पसंद आएगी। यहाँ पर जो फेंग की दोस्त थी लड़की, वो यहाँ पर फेंग का हेल्प करने के लिए जीजी को थप्पड़ मारने वाला रोल था, तो जानबूझ करके 2-4 बार में उसे थप्पड़ मार करके वो शूट कंप्लीट करती है। फेंग तो समझ ही रही थी और जब तक जीजी भी समझती है तो वो सोचती है इस लड़की को सबक सिखाना पड़ेगा। कुछ ज़्यादा ही ये फेंग का सपोर्ट कर रही है। जीजी का मैनेजर उसे सबक सिखाने के लिए फेंग के खिलाफ कुछ फेक न्यूज़ इंटरनेट पर डलवा देता है। फेंग इन चीज़ों को देख कर के बहुत ही गुस्सा कर रही थी। हालाँकि वो समझ रही थी, हो ना हो ये जीजी का ही काम है। अपने अकाउंट से कमेंट्स भी करना चाह रही थी, लेकिन उसकी मैनेजर उसे रोक देती है। वो अपने ओरिजिनल अकाउंट से कमेंट नहीं कर सकती। रोहन यहाँ पर आता है और वो फेंग को कहता है, वो बाहर ऐसे छोटे कपड़े पहन करके नहीं जा सकती है। एक्चुअल में उसे ये देख करके जेलस हो रहा था कि फेंग ऐसे कपड़े पहन करके बाहर जाती है। फेंग समझ नहीं पाती है, वो चाहती है कि वो उससे बेफिजूल ही लड़ना चाह रहा है।
जब वो अगले दिन अपने शूटिंग प्लेस पर पहुंचती है तो देखती है कि जीजी उस लड़की को परेशान कर रही है। फेंग उस लड़की की मदद करने के लिए जाती है क्योंकि कल उस लड़की ने उसके हेल्प के लिए जीजी को ऐसे ही सबक सिखाया था। वो जीजी को वार्न करती है, वो ध्यान के पैसों का पावर यहाँ नहीं दिखाए, उसे तो पता है ना कि उसका हस्बैंड कौन है और उसके सामने तो वो कुछ भी नहीं है। फिर वो उस लड़की को लेकर के अपने शूटिंग सेट पर चली जाती है। फेंग के यहाँ पर कुछ अच्छे दोस्त भी बन गए थे। वहां पर ध्यान भी आया हुआ था। फेंग से वो बात करने जाता है। फेंग उसे कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है, मैंने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया है। ध्यान कहता है, अच्छा उस दिन जो ड्रग दिया था उस दिन तो ये सोचा नहीं था। फेंग कुछ नहीं बोलती है क्योंकि कांड तो उसने किया था। वो चुपचाप घर चली जाती है, जहाँ पर कि उसे कॉल आता है, उस लड़की का एक पार्टी में गई थी। जीजी और उसके दोस्तों ने उसे परेशान किया था। फेंग एक ड्रेस लेकर के उस लड़की के लिए चली जाती है। यहाँ पर उसे बहुत ही गुस्सा आता है जीजी और तियान पे भी कि ये लोग इतने घटिया कैसे हो सकते हैं। इधर रोहन को भी ये बात पता चलता है तो वो फेंग का हेल्प करने के लिए उस प्लेस पर पहुंचता है। लेकिन तब तक फेंग ने सिचुएशन को संभाल लिया था और जीजी को सबक सिखाती है और वार्न करती है कि अगर दोबारा इस लड़की को तुमने परेशान किया तो तुम्हारे लिए वो सही नहीं होगा। इससे फेंग और उस लड़की के बीच दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। वो लोग वहां से निकल रहे थे तभी रोहान फेंग को लेने के लिए आ जाता है। फेंग पूछती है, वो यहाँ क्या कर रहा है? तो रोहान कहता है, मुझे पता चला कि शायद यहाँ पर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है, बस इसीलिए हेल्प करने के लिए आ गया था। बाय नेम ही सही, तुम मेरी वाइफ जो हो। फिर यहाँ पर कहती है, नहीं नहीं, मैंने इन सिचुएशन को तो संभाल लिया है। इसके बाद वो लोग घर पहुंचते हैं जहाँ पर कि जेजी से लड़ने झगड़ने में उसका ड्रेस थोड़ा सा खराब हो गया था। तो वैसे ही सो जाती है सोचते हुए कि रोहान तो रात में आने नहीं वाला है। रोहान जब यहाँ पर आता है तो देखता है फेंग सो रही है। उसके नंबर पर टियान का कॉल आ रहा था। वह नशे में था और फेंग को इमोशनल बातें बोल रहा था कि वो फेंग को मिस कर रहा है और अब उसे एहसास हुआ है कि वो फेंग से कितना प्यार करता है। रोहान उसे कहता है कि फेंग सो रही है, बेहतर होगा कि ये सारी बकवास तुम इसे कॉल करके ना ही करो। ये कह के वो फोन कट कर देता है। अगली सुबह जब फेंग जगती है तो वो अपने कमरे में रोहान को देखती है। वो सोचने लगती है कि रोहान यहाँ पर क्या कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ रोहान फेंग को कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़ों का इंतजाम कर दिया है, इन्हें पहन करके तुम शूट पर जा सकती हो। फेंग ये देख के काफी खुश हो जाती है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो कपड़े रोहान की तरफ से थे तो बहुत ही महंगे होंगे। आफ्टर दैट अब वो तियान को सबक सिखाने का प्लान करता है। तियान अपने दोस्तों के साथ सोफ कर रहा था कि उसे जल्दी ही एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगने वाला है, लेकिन उसे पता नहीं था ये प्रोजेक्ट रोहान की तरफ से एक ट्रैप था और तियान उस ट्रैप में फंस चुका था। अब उसने फेंग को परेशान किया था तो रोहान उस परेशानी का बदला तो लेकर के रहेगा। तियान को दिखाने के लिए रोहान फेंग को एक खूबसूरत सा डायमंड रिंग पहना देता है। फेंग भी यही दिखाती है कि वो रोहान साथ में कितने खुश हैं। तियान सोचता है एक बार वो प्रोजेक्ट मिल जाए मुझे, मैं भी अमीर हो जाऊंगा तो फिर वो रोहान को छोड़ करके मेरे पास आ जाएगी। लेकिन फेंग का ऐसा कोई प्लान नहीं था। वहां से बाहर जाकर के वह रोहान को उसकी अंगूठी लौटाते हुए कहती है, आई नो तुमने ये तियान को दिखाने के लिए दिया था और मैं इतना महंगा गिफ्ट तुमसे नहीं ले सकती। ये कहते हुए वो गिफ्ट उसे लौटा देती है, लेकिन रोहान उसे आगे बढ़ के किस कर लेता और कहता, अब तुम मेरी वाइफ हो और ऊपर से लीगल वाइफ हो तो तुम ऑब्वियसली मुझसे गिफ्ट तो ले ही सकती हो। फेंग भी यहाँ पर कहीं ना कहीं रोहान को पसंद करने लगी थी क्योंकि वो हर जगह उसका हेल्प करता था। और फाइनली वो दोनों यहाँ पर दोबारा इंटीमेट होते हैं। फेंग यहाँ पर वैसे तो बहुत ही खुश थी लेकिन रोहान के सामने शाय भी हो रही थी क्योंकि ये तो एक्चुअल वाली फेंग थी ना, ये बात रोहान को थोड़ी ही पता था। वो लोग लंच करने के लिए जाते हैं तो रोहन गलती से ग्रैंडफादर को तियान से बात करते हुए सुन लेता है। वो साफ कह रहे थे कि वो रोहन के साथ सिर्फ इसलिए अच्छे से बिहेव करते हैं क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, वरना वो उससे बिल्कुल भी इमोशनली कनेक्ट नहीं है। रोहन इकलौता ग्रैंडफादर को अपना असली फैमिली मानता था, लेकिन ये सच सुनने के बाद तो उसका दिल टूट जाता है। फ्रेंक कहती है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे लाइफ में तुम्हें प्यार करने के लिए, अगर कोई नहीं भी है तो। इन दोनों को लवी डबी होता देख करके तियान को जलन महसूस हो रहा था। जो रोल फेंग ने प्ले किया था उस वजह से वो काफ़ी फेमस हो चुकी थी। सबको उसका वो रोल बहुत ही पसंद आया था। वहीं दूसरी तरफ टियान एक पार्टी में गया हुआ था जहाँ पर वान और फेंग भी आए हुए थे। वो तो सोफ कर रहा था कि उसने इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ मार लिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि सब कुछ रुआन ने सेटअप किया था। उसका फ्रेंड भी इसमें इंक्लूडेड था। फेंग इधर बाहर रुआन के आने का वेट कर रही थी तभी तियान उससे बात करने के लिए आ जाता है, या फिर ये कहें कि परेशान करने के लिए आ जाता है और वो उसे बोलने लगता है कि ठीक है तुम मेरे पास वापस आ जाओ। फेंग उसे मना कर देती है लेकिन फिर वो उसे परेशान करने लगता है। तभी रुआन यहाँ पर आता है।
वो फेंग को प्रोटेक्ट करता है और तियान की पिटाई लगाता है। कहता है, हद में रहो, तुम इसके ब्रदर इन लॉ हो, इसे बार बार परेशान करोगे तो वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तियान ने फेंग को कहा था उसी ने रोआन का इंपॉर्टेंट डाटा उसे लीक किया था, लेकिन फेंग को लगता है नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकती। वो थोड़ी सैड थी। रोआन कहता है, तुम्हें तियान के लिए बुरा लग रहा है? फेंग कहती है, नहीं, लेकिन मुझे लगता है मैंने तुम्हारी कंपनी का प्रोजेक्ट लीक नहीं किया है, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मुझसे डाइवोर्स ले सकते हो। मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। रुआन कहता है, चलो घर चलते हैं पहले। घर जाने के बाद रुआन फेंग को बोलता है कि उसे पता है कि उसने वो डाटा नहीं लीक किया है। इसके बाद वो दोनों रोमांस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो अपने दोस्त से जाकर के मिलता है। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। कुछ दिनों बाद ग्रैंडफादर वापस से रुआन और फेंग को पार्टी में बुलाते हैं, जहाँ पर कि वो वापस से रोहन को इमोशनल बातें बोलने का कोशिश कर रहे थे ताकि वो कंपनी का प्रोजेक्ट उन्हें देते रहे। लेकिन तभी तियान की माँ यहाँ पर ड्रिंक करके आती है और वो कहने लगती है, अरे तुम तो हमारे खानदान के लायक ही नहीं हो, तुम्हें अब तो पता ही नहीं है, हम तो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। वो ड्रंक कंडीशन में इतनी सारी बातें बकवास कर रही थी। अब ये बातें सामने आ गई थी तो रोहन भी कुछ भी इमोशनल होने की एक्टिंग नहीं करता है, चुपचाप फिंग के साथ वहां से चले जाता है। अब ये वीडियो तियान की माँ का वायरल होने लगता है। तियान के ग्रैंडफादर उस पर बहुत ही गुस्सा करते हैं कि तुमने तो पूरे प्लान को ही चौपट कर दिया। मैंने इतने मेहनत से उसे दोबारा घर बुलाया था और तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगले दिन उसकी मॉम की सारी बातें यहाँ पर बाहर आती है और सबको पता चल जाता है उसके घर वाले किस तरीके से रोहान को ट्रीट करते थे। लेकिन तियान कहता है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, मैंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट काम में लगाया है ना, देखिएगा हम ज़रूर ही रोहन से भी ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो चेक करता है, एक्चुअल में उसका प्रोजेक्ट डूबने लगता है। ये सब कुछ रोहन का ही सेटअप किया हुआ था। जिन लोगों ने भी पैसा लगाया था अब वो कॉल करके तियान को परेशान करने लगते हैं। उन्हें दिख रहा था कि उनके पैसे डूब रहे हैं और अब तियान से उन्हें उनका पैसा वापस चाहिए था। जैसा कि प्लान रोहन ने किया था वह बिल्कुल सक्सेसफुल होता है। उसका फ्रेंड अब तियान का कोई भी कॉल मैसेजेस का जवाब ही नहीं दे रहा था। तियान भी समझ जाता है कि ये जरूर ही रोहन और उसके दोस्त का प्लान होगा और उसका तो पूरा सेविंग्स ही डूब जाता है। वहीं दूसरी तरफ फेंग अपनी शूटिंग प्लेस पर अपनी फ्रेंड के साथ थी, तभी वो एक न्यू गर्ल को देखती है। रूमर था कि न्यू गर्ल और उस रोहन के बीच में पहले अफेयर चलता था। वो काफी फेमस हीरोइन थी, यहाँ पर वापस आई थी। फेंग को लगने लगता है कहीं वो रूमर्स सही तो नहीं थे, कहीं सच में रोहन का उस लड़की के साथ कोई अफेयर तो नहीं चल रहा था। लेकिन वो रोहन से इस बारे में कुछ पूछती नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जानने का कोशिश करती है। लेकिन रोहन को तो वो लड़की याद भी नहीं थी, इसी वजह से वो उससे कुछ बता नहीं पाता है। फेंग का डाउट और बढ़ जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि रोहन जानबूझकर के उस लड़की के बारे में उससे छुपा रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो न्यू गर्ल को फेंग और रोहन के रिलेशनशिप के बारे में पता था। उसे ये भी पता था कि फेंग को किस चीज़ से एलर्जी है। दैट्स वाई वो प्रोडक्ट का मॉइस्चराइजर लगा करके फेंग से बात करने के लिए चली जाती है और जानबूझ करके उसके हैंड को टच करती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है रोहन से शादी कर लेने से वो तुमसे प्यार करने लगेगा? वो तो सिर्फ उस मजबूरी वाले रात के बारे में वजह से तुमसे शादी किया है, वरना वो कभी तुमसे प्यार नहीं करेगा। प्यार तो वो हमेशा मुझसे ही करेगा। फेंग उसे कहती है, वो तो वक्त ही बताएगा। मैं यूं ही किसी और की बातों पर वैसे भी ट्रस्ट नहीं करती हूँ। और फिर यहाँ पर उस लड़की के जाने के बाद वो रोहन को कॉल करके बेवजह ही डांट देती है और फ़ोन भी कट कर देती है। उस लड़की को फेंग रोहन को तो पता भी नहीं था कि फेंग ने उसे क्यों सुनाया। जब यहाँ पर फेंग नोटिस करती है कि उसे एलर्जी हो रहा है, उसकी फ्रेंड उसे हॉस्पिटल चलने के लिए बोलती है। रोहन यहाँ पर फेंग को लेने के लिए आया था, लेकिन उसे पता चलता है फेंग तो यहाँ पर है ही नहीं। फेंग की फ्रेंड उसे कॉल करके बताती है क्या कुछ हुआ था। तब रोहन समझ पाता है कि उस लड़की को लेकर के शायद फेंग जेलस फील कर रही है और वो फेंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच रहा था। इधर फेंग की फ्रेंड उसे बताती है कि एक्चुअल में जो रिंग यहाँ पर वो गर्ल दिखा रही थी, वो रिंग रोहन ने उसे नहीं दी है, बल्कि वो रोहन के पीछे पड़ी हुई थी और रोहन ने तो कभी उसे भाव ही नहीं दिया। ये बात सुन करके फेंग को बहुत ही सुकून महसूस होता है और वो यहाँ पर खुश हो जाती है कि रोहन और उस लड़की का एक्चुअल में कोई रिलेशन नहीं है। रोहन जब यहाँ पर आता है वो फेंग से पूछता है क्या हुआ, वो क्यों ऐसे बिहेव कर रही है, तो फेंग बहाना कर देती है एक्चुअल में उसके पीरियड्स आने वाले थे, इसीलिए मूड स्विंग्स हो रहे थे। रोहन उसे काम डाउन करता है, उसे भरोसा दिलाता है उन दोनों के बीच उस बारे में कोई बात नहीं होता है। अगले दिन फेंग अपनी फ्रेंड से मिलती है और वो बिल्कुल ठीक थी।
शूट फिनिश करने के बाद जब वो लौट रही थी, तभी देखती है कि रोहन उस लड़की से बात कर रहा है। फेंग को लगने लगता है कि शायद वो लड़की के साथ उसका अफेयर सच में चल रहा था और वो सही ही सोच रही थी। वो लड़की रोहन से बात करके उससे अपने साथ डिनर पर चलने के लिए बोल रही थी, लेकिन रोहन उसे साफ तौर से मना कर देता है और क्लियर कर देता है कि वो मैरिड है। इधर फेंग गुस्से में घर जाती है, अपना सामान पैक करती है और अपनी मोम के पास पहुंच जाती है। वो रोहन के कोई कॉल मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी। तभी वो दिमाग लगाते हुए रुआन फेंग के घर के लिए निकल जाता है। इधर फेंग की मॉम का डाइवोर्स हो चुका था, लेकिन उसका हस्बैंड अपनी नई फैमिली को लेके यहाँ पर आ जाता है उनसे पैसे डिमांड करने के लिए, क्योंकि वो लोग इतनी अमीरों की ज़िंदगी जी नहीं रहे थे जितना कि फेंग जी रही थी। फेंग और उसकी मॉम अकेले ही उन लोगों से लड़ने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन जीत नहीं पा रहे थे। तभी वहाँ पे रोहन आ जाता है। वो अपने साथ गार्ड्स वगैरह लेकर के आया हुआ था और वो यहाँ पर उसके डैड को सबक सिखाता है, उसे वहाँ से भेज देता है। उसके मॉम को नहीं पता था कि रोहन और फेंग यहाँ पर लड़ाई करके घर वापस लौटे हुए हैं। इसी वजह से वो रोहन को घर पर स्टे करने के लिए बोल देती है। उनके जाने के बाद रोहन फेंग के मन में सारे डाउट्स को क्लियर करता है। कहानी एक हैप्पी एंड के साथ एंड हो जाती है। रोहन और फेंग हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। जब यहाँ पर फेंग नोटिस करती है कि उसे एलर्जी हो रहा है, उसकी फ्रेंड उसे हॉस्पिटल चलने के लिए बोलती है। रोहन यहाँ पर फेंग को लेने के लिए आया था, लेकिन उसे पता चलता है फेंग तो यहाँ पर है ही नहीं। फेंग की फ्रेंड उसे कॉल करके बताती है क्या कुछ हुआ था। तब रोहन समझ पाता है कि उस लड़की को लेकर के शायद फेंग जेलस फील कर रही है और वो फेंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुँच रहा था। इधर फ्रेंक की फ्रेंड उसे बताती है कि एक्चुअल में जो रिंग यहाँ पर वो गर्ल दिखा रही थी, वो रिंग रोहन ने उसे नहीं दी है, बल्कि वो रोहन के पीछे पड़ी हुई थी और रोहन ने तो कभी उसे भाव ही नहीं दिया। ये बात सुन करके फ्रेंक को बहुत ही सुकून महसूस होता है और वो यहाँ पर खुश हो जाती है कि रोहन और उस लड़की का एक्चुअल में कोई रिलेशन नहीं है। रोहन जब यहाँ पर आता है, वो फ्रेंक से पूछता है क्या हुआ, वो क्यों ऐसे बिहेव कर रही है, तो फ्रेंक बहाना कर देती है। एक्चुअल में उसके पीरियड्स आने वाले थे, इसीलिए मूड स्विंग्स हो रहे थे। रोहन उसे काम डाउन करता है, उसे भरोसा दिलाता है। उन दोनों के बीच उस बारे में कोई बात नहीं होता है। अगले दिन फेंग अपनी फ्रेंड से मिलती है और वो बिल्कुल ठीक थी। शूट फिनिश करने के बाद जब वो लौट रही थी, तभी देखती है कि रोहन उस लड़की से बात कर रहा है। फेंग को लगने लगता है कि शायद वो लड़की के साथ उसका अफेयर सच में चल रहा था और वो सही ही सोच रही थी। वो लड़की रोहन से बात करके उससे अपने साथ डिनर पर चलने के लिए बोल रही थी, लेकिन रोहन उसे साफ तौर से मना कर देता है और क्लियर कर देता है कि वो मैरिड है। इधर फिंग गुस्से में घर जाती है, अपना सामान पैक करती है और अपनी मोम के पास पहुंच जाती है। और रोहान के कोई कॉल मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी। तभी वो दिमाग लगाते हुए रोहान फेंग के घर के लिए निकल जाता है। इधर फेंग की मोम का डाइवोर्स हो चुका था, लेकिन उसका हस्बैंड अपनी नई फैमिली को लेके यहाँ पर आ जाता है उनसे पैसे डिमांड करने के लिए, क्योंकि वो लोग इतनी अमीरों की ज़िंदगी जी नहीं रहे थे जितना कि फेंग जी रही थी। फेंग और उसकी मोम अकेले ही उन लोगों से लड़ने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन जीत नहीं पा रहे थे। तभी वहाँ पे रोहन आ जाता है। वो अपने साथ गार्ड्स वगैरह लेकर के आया हुआ था और वो यहाँ पर उसके डैड को सबक सिखाता है, उसे वहाँ से भेज देता है। उसके मॉम को नहीं पता था कि रोहन और फेंग यहाँ पर लड़ाई करके घर वापस लौटे हुए हैं। इसी वजह से वो रोहन को घर पर स्टे करने के लिए बोल देती है। उनके जाने के बाद रोहन फेंग के मन में सारे डाउट्स को क्लियर करता है। कहानी एक हैप्पी एंड के साथ एंड हो जाती है। रोहन और फेंग हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।
जब यहाँ पर फेंग नोटिस करती है कि उसे एलर्जी हो रहा है, उसकी फ्रेंड उसे हॉस्पिटल चलने के लिए बोलती है। रोहान यहाँ पर फेंग को लेने के लिए आया था, लेकिन उसे पता चलता है फेंग तो यहाँ पर है ही नहीं। फेंग की फ्रेंड उसे कॉल करके बताती है क्या कुछ हुआ था। तब रोहान समझ पाता है कि उस लड़की को लेकर के शायद फेंग जेलस फील कर रही है और वो फेंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुँच रहा था। इधर फेंग की फ्रेंड उसे बताती है कि एक्चुअल में जो रिंग यहाँ पर वो गर्ल दिखा रही थी, वो रिंग रोहान ने उसे नहीं दी है, बल्कि वो रोहान के पीछे पड़ी हुई थी और रोहान ने तो कभी उसे भाव ही नहीं दिया। ये बात सुन कर के फेंग को बहुत ही सुकून महसूस होता है और वो यहाँ पर खुश हो जाती है कि रोहान और उस लड़की का एक्चुअल में कोई रिलेशन नहीं है। रोहन जब यहाँ पर आता है, वो फेंग से पूछता है क्या हुआ, वो क्यों ऐसे बिहेव कर रही है, तो फेंग बहाना कर देती है एक्चुअल में उसके पीरियड्स आने वाले थे, इसीलिए मूड स्विंग्स हो रहे थे। रोहन उसे काम डाउन करता है, उसे भरोसा दिलाता है उन दोनों के बीच उस बारे में कोई बात नहीं होता है। अगले दिन फेंग अपनी फ्रेंड से मिलती है और वो बिल्कुल ठीक थी। शूट फिनिश करने के बाद जब वो लौट रही थी, तभी देखती है कि रोहन उस लड़की से बात कर रहा है। फेंग को लगने लगता है कि शायद वो लड़की के साथ उसका अफेयर सच में चल रहा था और वो सही ही सोच रही थी। वो लड़की रोहन से बात करके उससे अपने साथ डिनर पर चलने के लिए बोल रही थी, लेकिन रोहन उसे साफ तौर से मना कर देता और क्लियर कर देता है कि वो मैरिड है। इधर फेंग गुस्से में घर जाती है, अपना सामान पैक करती है और अपनी मोम के पास पहुंच जाती है। वो रोहन के कोई कॉल मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी। तभी वो दिमाग लगाते हुए रोहन फेंग के घर के लिए निकल जाता है। इधर फेंग की मॉम का डाइवोर्स हो चुका था, लेकिन उसका हस्बैंड अपनी नई फैमिली को लेके यहाँ पर आ जाता है उनसे पैसे डिमांड करने के लिए, क्योंकि वो लोग इतनी अमीरों की ज़िंदगी जी नहीं रहे थे जितना कि फेंग जी रही थी। फेंग और उसकी मॉम अकेले ही उन लोगों से लड़ने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन जीत नहीं पा रहे थे। तभी वहाँ पे रोहन आ जाता है। वो अपने साथ गार्ड्स वगैरह लेकर के आया हुआ था और वो यहाँ पर उसके डैड को सबक सिखाता है, उसे वहाँ से भेज देता है। उसकी मॉम को नहीं पता था कि रोहन और फेंग यहाँ पर लड़ाई करके घर वापस लौटे हुए हैं। इसी वजह से वो रोहन को घर पर स्टे करने के लिए बोल देती है। उनके जाने के बाद रोहन फेंग के मन में आए सारे डाउट्स को क्लियर करता है। कहानी एक हैप्पी एंड के साथ एंड हो जाती है। रोहन और फेंग हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।